प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स के बारे में। प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स में अल्केन्स आर प्रिपेयर्ड बाय द रिमूवल ऑफ, जो से अल्केन्स होते हैं वो प्रिपेयर कैसे होते हैं, प्रिपेयर होते हैं जब हम रिमूव कर देते हैं हाइड्रोजन या फिर हाइड्रोक्सल या फिर ये वाले आइंस, यानी कि जोन से अल्केन्स के अंदर, जोन से अल्केन्स के साथ जुड़े हुए मॉलिक्यूल्स हैं, जब उसमें से हम हाइड्रोजन निकाल देते हैं या फिर हाइड्रोक्सल आइन निकाल देते हैं या फिर हम वो हैलाइड निकाल देते हैं, हैलोजिन आइन निकाल देते हैं, तो फिर इन तीनों आइंस के निकलने से हमारे पास अल्कीन बन जाता है, अल्कीन बन जाता है। ये अभी हम निकालेंगे यहाँ से, ठीक है ना, यहीं से निकालेंगे। फिर क्या होता है, अल्केन्स आर प्रिपेयर्ड बाय द रिमूवल ऑफ स्मॉल एटम्स, स्मॉल एटम्स के रिमूव होने से। हाइड्रोक्सल आइन निकालेंगे अभी हम यहाँ पर, और यहाँ पर हम ब्रोमीन भी निकालेंगे, हेलोजिन भी निकालेंगे, ठीक है, और हाइड्रोजन एटम, हम हाइड्रोजन एटम भी निकालेंगे। तीनों एटम्स, ये तीनों एटम्स निकालेंगे हम अभी, ठीक है ना, फ्रॉम द एडजेसेंट कार्बन एटम्स ऑफ द सैचुरेटेड कंपाउंड। सैचुरेटेड कंपाउंड होगा, ठीक है ना, सैचुरेटेड कंपाउंड उसके साथ ही लगा होगा, ये क्या है, सैचुरेटेड कंपाउंड, ठीक है ना। सैचुरेटेड कंपाउंड जो सा होगा उसमें से निकाल लें हमने, सैचुरेटेड कंपाउंड से हमने निकालने हैं ये कार्बन, हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सल और हैलोजिन के एटम्स, सो एज टू क्रिएट डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड को क्रिएट करने के लिए, ठीक है ना, बिटवीन कार्बन एटम्स, कार्बन एटम्स के दरमियान डबल बॉन्ड को क्रिएट करने के लिए हमने ये सैचुरेटेड कंपाउंड में से, ठीक है ना, हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सल और हैलोजिन के एटम्स निकालने हैं, फिर जाके हमारे पास अल्कीन्स तैयार होगा। डिहाइड्रेशन, ठीक है ना। अब हम कैसे करेंगे, देखिए सैचुरेटेड कंपाउंड हमने पीछे पढ़ा हुआ है कि सैचुरेटेड कंपाउंड एक ऐसा कंपाउंड होता है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, हाइड्रोजन एटम मौजूद होते हैं, यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट हो, हम उसे कहते हैं क्या, सैचुरेटेड सैचुरेटेड कंपाउंड। और ठीक है ना, या फिर सिंगल बॉन्ड मौजूद हो, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है यहाँ पर, ठीक है ना, इसलिए ये सैचुरेटेड कंपाउंड है। सैचुरेटेड कंपाउंड जो सा होता है वो हमेशा याद रखना कि अल्केन की बात कर रहा होता है। जहाँ पर भी नाम लेगा सैचुरेटेड कंपाउंड, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही वर्ड आएगा आपके जहन में, अल्केन की बात कर रहा है वो, ठीक है ना। यहाँ पर भी अल्केन की ही बात हो रही है, अल्केन की ही बात हो रही है, ठीक है। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स में हीटिंग आ मिक्सचर, हम एक मिक्सचर को हीटिंग गर्म करते हैं ऑफ इथानॉल, इथानॉल के एक मिक्सचर को हम गर्म करते हैं, ये क्या है, ये इथानॉल है, ठीक है ना। ये आपकी बुक में वर्डिंग लिखी हुई है, मैं वो समझा रहा हूँ कि हीटिंग आ मिक्सचर ऑफ इथानॉल, हम इथानॉल के मिक्सचर को 180 डिग्री सेल्सियस पर हीट करते हैं, एंड एक्सेस ऑफ H2SO4, और H2SO4 की ज़्यादती यानी कि रिमूवल ऑफ H2O की रिमूवल को हम कहते हैं डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब यही होता है, डिहाइड्रेशन, हाइड्रेशन का वर्ड आया है हाइड्रोजन से, और डिहाइड्रेशन, डी का मतलब आया है कमी, यानी कि जहाँ पर पानी की कमी हो जाए, डिहाइड्रेशन पानी की कमी, यानी कि पानी का एक मॉलिक्यूल निकालेंगे और फिर जाके इसकी इथानॉल की डिहाइड्रेशन हो जाएगी, ठीक है ना। H2SO4 की मौजूदगी में रिएक्शन होगा एट 180 डिग्री सेल्सियस पर। इन फर्स्ट स्टेप क्या होगा, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट जो सा होगा, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, ये वाला ये बनेगा, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बन गया। इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बनने के बाद फिर ये डिकम्पोज किस में होगा, इथीन में। फिर क्या क्या बनाएगा, ये क्या बनाएगा, इथीन। इसका नाम क्या है, ये इथीन है, ये अल्कीन है एक, ठीक है ना, ये अल्कीन बना देगा और साथ में H2SO4 बन जाएगा दोबारा से, ठीक है ना। और हम ये दोबारा से H2SO4 दोबारा से इसको यहाँ पर डालेंगे रिएक्शन के अंदर, ठीक है ना। ये H2SO4 उठाकर ये दोबारा से हम ये रिएक्शन को चलाएंगे, ठीक है। समझ आ गई आपको, ये था। ये कैसे होगा ये अभी मैं बताता हूँ। ये हम इथानॉल कैसे बनाएंगे, देखें, इथानॉल का मतलब क्या है कि इथेन की बात कर रहा है वो, इथानॉल, ये है जी इथानॉल आ गया, पहले इथेन बनाया। इथानॉल का क्या मतलब है कि हमने एक हाइड्रोजन को कम करना है, किस में से, हमने सबसे पहले अल्काइल हैलाइड बनाना है, अल्काइल रेडिकल बनाना है। अल्काइल रेडिकल कैसे बनाएंगे, जब हम अल्केन में से एक हाइड्रोजन को निकाल देंगे फिर यह बन जाएगा अल्काइल रेडिकल। जब एक हाइड्रोजन निकल जाएगा तो यहाँ पर एक बॉन्ड की जगह रह जाएगी, वो इस एक बॉन्ड पर OH आकर जुड़ जाएगा, ठीक है। और फिर ये बन जाएगा इथानॉल या फिर इथाइल अल्कोहल, कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। और फिर इसका रिएक्शन होता है H2SO4 की मौजूदगी में, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पर 180 डिग्री सेल्सियस पर इसे गर्म करते हैं, 180 डिग्री सेल्सियस पर हम इसे गर्म करते हैं, ठीक है। और जब हम इसे गर्म करते हैं ना, तब क्या होता है, तब ये देखें H3C और फिर
ठीक है ना, CH3, ये देखें क्या बनता है, ये देखें CH3। आप क्या करें, यहाँ से CH3 या CH3 जो सा है, यहाँ से CH3 वैसे का वैसे आ जाएगा और ये CH2 भी वैसे का वैसे आ जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद ये जो सा सल्फेट है ये भी वैसे का वैसे आ जाएगा, यानी कि ऑक्सीजन और फिर उसके बाद सल्फेट, ठीक है ना। यानी कि ये सल्फेट जो सा है मैंने वैसे का वैसे लिख दिया। ऑक्सीजन क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि यहाँ पर बुरा लगेगा ना, ऑक्सीजन के साथ एक बॉन्ड बनाया हुआ है इसने, ऑक्सीजन दरमियान में एक बॉन्ड इसके पास है। ये मैंने इसलिए लिखा हुआ है ताकि आपको समझ में आ सके कि इसने, इसका जो सा ये अल्काइल रेडिकल है, इसका बॉन्ड बना हुआ है डायरेक्ट ऑक्सीजन के साथ और ऑक्सीजन का बॉन्ड बना हुआ है आगे सल्फेट के साथ, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पर एक H आ जाएगा, एक और H आ जाएगा, ठीक है ना। फिर प्लस ये वाला H, इस H एक H का एटम जो उनसा है वो निकलेगा और इस OH को पकड़ेगा और यहाँ से इस OH के साथ जाके जब ये एक H का एटम जो उनसा है ये इस H के पास जाएगा तो यहाँ पर बन जाएगा H2 और साथ में लग जाएगा ऑक्सीजन, ठीक है। ये आ गया जी ऑक्सीजन, ठीक है। और ये बन गया जी इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बन गया। अब हम इस इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट को अब हम क्या करेंगे, अब हम इस इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट को फिर इसकी डिकम्पोजिशन करेंगे। इसकी डिकम्पोजिशन करने के बाद हमारे पास वो बन जाएगा, यानी कि C डबल बॉन्ड C ये बन जाएगा, ठीक है ना। सबसे पहले तो ये लिख लेना है। अब ये कैसे बनाना है ये भी मैं बता देता हूँ कि यहाँ से सिर्फ आपने H2SO4 निकालना है। ये H2SO4 ये निकल गया। जैसे ये H2SO4 निकलेगा, ठीक है ना। ये देखें ये वाला H2 ये SO4, जैसे ही ये H2SO4 निकलेगा, ये देखें ये वाला H2 वैसे का वैसे आ गया और SO3 और ये SO4, SO3 के साथ जब ये ऑक्सीजन मिलेगा तो SO4 बन जाएगा H2SO4, ठीक है। और फिर उसके बाद ये बन गया, फिर उसके बाद ये जो सा बाकी रह गए, ये तो चला गया ना, ठीक है ना, ये चला गया। अब ये जो सा CH3 है, ये CH3 इसमें से एक हाइड्रोजन निकलेगा, वो इस हाइड्रोजन के पास चला जाएगा और ये बन जाएगा H2, ये H2 बन गया और ये भी बन जाएगा H2, ये भी H2 बन गया। और फिर उसके बाद दोनों कार्बन एटम जो उनसे हैं वापस में डबल बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। समझ आ गई। ये इसका हाइड्रोजन का एटम जो उनसे है वो यहाँ से निकलेगा, इसके पास जाएगा H2 बन जाएगा और यहाँ पर भी रह जाएगा H2, दोनों H2 दोनों तरफ H2 आ गया है। और फिर उसके बाद दोनों तरफ जैसे ही H2 आ गया है ना, तो ये कार्बन जो उनसे हैं वो भी इनके साथ लग जाएंगे और कार्बन को 2 बॉन्ड मज़ीद बनाने हैं। इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं हाइड्रोजन के साथ, इस वाले कार्बन ने भी 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं हाइड्रोजन के साथ, 2 बॉन्ड इसने बनाए हुए हैं। तो इसे 2 बॉन्ड मज़ीद बनाने हैं तो वो कैटिनेशन के ज़रिए एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे, कोवलेंट बॉन्ड बना लेंगे एक दूसरे के साथ। और फिर उसके बाद आगे हम बात करते हैं डिहाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें भी ये आसान सा ही है, ये भी रिएक्शन कुछ मुश्किल नहीं है। अल्काइल हैलाइड्स, इसके नाम से ज़ाहिर है। अल्काइल रेडिकल पहले लिखना है। अल्काइल रेडिकल जो सा है वो यहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं ये वाला इथाइल और साथ में रेडिकल कोई सा भी हैलोजन लगा दो, ब्रोमीन लगा देते हैं, ब्रोमीन, फिर प्लस, फिर KOH के साथ इसका रिएक्शन होता है। KOH यानी कि पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसका रिएक्शन होता है। अब उसके बाद हमने क्या बनाना है, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा वो इसके पास जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा वो इसके पास जाएगा और बाकी यहाँ पर क्या रह जाएगा, H2 रह जाएगा और साथ में C रह जाएगा, ठीक है ना। और ये जो सा है बॉन्ड CH2 बन जाएगा, ये वैसे का वैसे आ जाएगा CH2। अब हमें पता है कि यहाँ पर भी कार्बन हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी कार्बन के साथ हाइड्रोजन है, 2 बॉन्ड इसके भी 2 बॉन्ड इसके भी, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा, फिर प्लस डबल बॉन्ड ये बन गया। अब फिर उसके बाद जो सा ये H है, ये जो सा H है, ये H इसके पास जाएगा OH के पास, तो यहाँ पर बन जाएगा H2O, फिर प्लस H2O। जैसे ही बनेगा तो ये पोटाशियम जो सा है ये इसको, इस हैलोजन को पकड़ लेगा और KBr बना देगा, पोटाशियम ब्रोमाइड, ठीक है ना। इस तरीके से ये रिएक्शन हो जाएगा क्लियर।
ठीक है। इस तरीके से हमारी ये प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स होगी। अल्कीन है प्रिपरेशन इथीन, और यहाँ पर भी इथीन बन गया और यहाँ पर भी इथीन बन गया। फिर आगे हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कीन्स की बात करते हैं कि इथीन जो सा होता है, इसका फर्स्ट मेंबर जो सा होता है इथीन। इथीन जो सा होता है ये होमोलोगस सीरीज़ का, अल्कीन्स की होमोलोगस सीरीज़ का पहला मेंबर है जिसे हम कहते हैं इथीन। ये कलरलेस होता है, यानी कि इसका कोई कलर नहीं होता, इसका कलर नहीं होता, और ये प्लीसेंट सी गैस, यानी कि इसकी अच्छी गैस होती है, अच्छी खुशबू होती है, प्लीसेंट ऑडर वाली अच्छी खुशबू वाली गैस होती है। और ये नॉन पोलर कंपाउंड्स होते हैं, यानी कि ऐसे कंपाउंड्स जिसमें इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, यानी कि ये देखें H2C डबल बॉन्ड CH2 है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन की होती है 2.2, ठीक है ना, 2 और प्लस, जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ पर प्लस आएगा। और ये जो सा इसकी होती है 2.55 और इसकी होती है 2.55 प्लस 2 और 2.2। अब उसके बाद जब हम इसका आंसर और इसका आंसर निकालेंगे, दोनों के आंसर जो से हैं ये सेम आएंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन की ये, कार्बन की ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी कि हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ की वैल्यू दर्ज की है कार्बन और हाइड्रोजन की। और जब हम इन दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी कि इस CH2 की और इस CH2 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फ़र्क लेंगे, इस पूरे CH2 के मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इस पूरे CH2 के मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है ना, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फ़र्क जो सा आएगा वो ज़ीरो आएगा। इसका मतलब क्या है कि इसके ऊपर भी चार्ज ज़ीरो है और इसके ऊपर भी चार्ज ज़ीरो है। वो नाम से देख लो, आपको पता वैसे भी चल रहा है, ये भी सेम कंपाउंड है, ये भी सेम कंपाउंड है। मिसाल के तौर पर जैसे कि हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन, ये भी एक पोलर नॉन पोलर कंपाउंड है, क्योंकि इसका इधर भी एक ही है सेम एटम, इधर भी सेम ही एटम है, ठीक है ना। जब इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के फ़र्क लेंगे तो फ़र्क हमेशा ज़ीरो आएगा। ज़ीरो का मतलब क्या है कि इनके ऊपर 0 चार्ज है, जहाँ पर भी 0 चार्ज आ जाए समझ लेना है कि नॉन पोलर है, तो ये नॉन पोलर है, ठीक है ना। तो ये सिर्फ और सिर्फ ये किस में हल हो सकते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में। फॉर एग्जांपल टोलिन में हल हो जाएंगे, टोलिन के बाद वो अल्कोहल्स में हल हो जाएंगे, अल्कोहल के बाद उसमें हल हो जाएंगे, क्या नाम है, अल्कोहल के बाद उसमें भी हल हो सकते हैं, टोलिन, अल्कोहल और भी बहुत से कंपाउंड, पेट्रोलियम वगैरह, उसमें ये हल हो सकता है इथीन, ठीक है ना। इथीन इनमें हल हो सकता है। इथीन पानी में हल नहीं हो सकता, क्योंकि पानी एक पोलर है। ये देखें, पानी एक पोलर है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फ़र्क ज़ीरो नहीं है, इसकी 3.2 होती है, इसकी 2.2 होती है। जब हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फ़र्क लेते हैं तो इज इक्वल टू क्या आता है, 0। 3.2 माइनस 2.2 ये हमेशा 1 के इक्वल होता है, ठीक है ना, समझ आ गई। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फ़र्क क्या है, 1 है। 3.2 का मतलब क्या है कि ये जोन सी है, ये ऑक्सीजन जोन सा है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, यानी कि ये हाइड्रोजन को ज़्यादा नुकसान पहुँचा रहा है, ठीक है ना। और ये हाइड्रोजन ने इसको ज़्यादा डोनेट किया हुआ है, 2.2 है इसकी, कम है इससे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और इसकी पार्शल पॉजिटिव है, ठीक है, समझ आ गई। ये है जी हमारा कुछ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट। इसलिए जो सा पोलर सॉल्वेंट है ना, ये सिर्फ और सिर्फ पोलर कंपाउंड्स को ही अपने अंदर हल कर सकता है, पोलर कंपाउंड्स को ही अपने अंदर हल कर सकता है। मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन फ्लोराइड, ये भी पोलर कंपाउंड है, क्योंकि इसकी 2.2 है, इसकी 2.2 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, जबकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 4। इन दोनों का फ़र्क जो सा होगा वो आएगा 1.9 आ जाएगा, ठीक है ना, 1.9 फ़र्क आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये एक पोलर कंपाउंड है, ये एक पोलर कंपाउंड और पोलर सॉल्वेंट में जाके हल होगा, ठीक है, समझ आ गया आपको। ये था कुछ कॉन्सेप्ट। फिर आगे है जी इथीन इज स्लाइडली लेस डेंस देन एयर। जो सा इथीन है वो हवा से लेस डेंस होता है, कम हल्का होता है, ठीक है ना, लेस डेंस, यानी कि हवा से उसकी डेंसिटी कम होती है, ठीक है ना, हवा से उसकी डेंसिटी कम होती है, ओके। फिर उसके बाद अल्कीन्स आर फ्लेमेबल। अल्कीन्स जो से होते हैं फ्लेमेबल होते हैं। आपको पता है कि यहाँ पर कार्बन एटम्स हैं, कार्बन एटम्स जहाँ पर होंगे वहाँ पर आतिशगीर होगा, ये क्या होगा, जल्दी से आग पकड़ेगा। यही गैस है इथीन, जो सी है इथीन है, ये जल्दी से आग पकड़ेगा, ठीक है ना। ये जो सा फ्लेमेबल है ये इथीन। अल्कीन्स आर फ्लेमेबल, यानी कि अल्कीन्स जो से होते हैं वो आग पकड़ लेते हैं। हाइड्रोकार्बन्स ऑन कंप्लीट कंबस्शन, जब इनकी कंप्लीट कंबस्शन हो जाती है, दे फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O एंड हीट भी प्रोड्यूस करते हैं। हाउएवर देयर फ्लेम इज़ स्मोकियर, इसका जो सा शोला होता है वो स्मोक की तरह, जैसे सिगरेट का धुआं नहीं होता, जैसे आप सूंघते हैं वो स्मोक होता है, वैसा होता है। देन अल्केन्स के मुकाबले में ज़्यादा स्मोकियर, इनके ज़्यादा धुआं प्रोड्यूस कर सकते हैं। हैविंग अ सिमिलर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, इसमें जो से कार्बन एटम्स की तादाद जो सी होती है
वो सिमिलर होती है इन दोनों में, अल्कीन्स में भी, इथीन में भी सेम है। और जबकि हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं इथेन, उसमें भी कार्बन एटम की तादाद क्या है, सेम। वो कह रहा है जो से अल्केन की जितनी भी सीरीज़ है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डीकेन, इन सारों में जितनी भी कार्बन एटम्स की तादाद है वो सारी की सारी होमोलोगस सीरीज जो सी अल्कीन्स की है, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नोनीन, उनमें जितने भी कार्बन एटम्स की तादाद है, इन दोनों में कार्बन एटम्स की तादाद सेम है। सिर्फ फ़र्क किस में आ रहा है, हाइड्रोजन एटम्स में। इसमें हाइड्रोजन एटम्स देखें 6 है, इसमें कम होंगे, इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन एटम्स आ रहे हैं, ठीक है ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन एटम्स इसमें आ रहे हैं, जबकि इसमें मिनिमम नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन एटम्स आ रहे हैं एज़ कम्पेयर टू अल्कीन। जबकि कार्बन एटम्स की तादाद जो सी हैं इन दोनों होमोलोगस सीरीज़ में सेम है, अल्केन्स की भी होमोलोगस सीरीज़ में सेम है और अल्कीन्स की भी होमोलोगस सीरीज़ में कार्बन एटम्स की तादाद सेम है, ठीक है। और हमने जब कंबस्चन पढ़ी थी किसकी, अल्केन्स की कंबस्चन पढ़ी थी, उसमें भी CO2 H2O और हीट प्रोड्यूस हो रही थी। इसमें भी है, जब हम इसकी कंबस्चन करते हैं, जब हम इसको जलाते हैं, जब हम इस हाइड्रोकार्बन अल्कीन्स के हाइड्रोकार्बन को जलाते हैं तो इसकी कंबस्चन, इसके जलाने के अमल के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। और इसका शोला जो सा होता है वो ज़्यादा स्मोकियर होता है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू ज़्यादा धुएँदार होता है एज़ कम्पेयर टू अल्केन्स के, ठीक है। समझ आ गया आपको, ये था कुछ। और फिर उसके बाद आगे है जी, वो कह रहा है मॉलिक्यूलर साइज जो सा है वो बढ़ता जा रहा है। इसका जो सा मैंने आपको बताया था, पीछे मैंने पढ़ाया भी था, इसका जो सा जनरल फार्मूला होता है अल्कीन्स का जो सा फंक्शनल ग्रुप होता है, फंक्शनल ग्रुप ये होता है कि डबल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के दरमियान, ठीक है ना, कार्बन कार्बन के दरमियान एक डबल बॉन्ड होता है और बाकी सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं, एक डबल बॉन्ड होता है और बाकी सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं। जबकि इसका जो सा जनरल फार्मूला है वो ये होता है कि CnH2n, इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। मॉलिक्यूलर साइज जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। समझ आ गई आपको, ये था मॉलिक्यूलर साइज बढ़ता जा रहा है। फॉर एग्जांपल ये देखें C2 है, 2 दूनी 4, C3 है 3, यानी कि इसमें N क्या मतलब है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, N क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है ना। और जब हम N यहाँ पर 3 दर्ज कर देंगे तो यहाँ पर भी 3 दर्ज करेंगे, 2 3 6, तो यहाँ पर 6 आ जाएंगे। फिर इसी तरीके से 4 है, 4 दूनी 8, फिर इसी तरीके से 5 है तो 5 दूनी 10। तो यहाँ पर देखें 3 में से 2 गए, एक कार्बन ये, 6 में से 4 गए, 2 ये, 5 में से 4 गए, 1 आ गया, ठीक है। और फिर इसमें 10 में से 8 गए, 2 आ गए। कि CH2 का फ़र्क आ रहा है, जब आप CH2 मॉलिक्यूल बढ़ाएंगे फिर जाके ये प्रोपीन आएगा, जब आप प्रोपीन में CH2 फिर और बढ़ाएंगे तो ये आएगा ब्यूटीन आएगा। फिर आप जब CH2 में मज़ीद इसमें CH2 ऐड करेंगे फिर पेंटीन आएगा। यानी कि CH2 जब ऐड करते जाएंगे यानी कि मॉलिक्यूल जो सा है वो मॉलिक्यूल का साइज़ बढ़ी जा रहा है। यहाँ पर कार्बन के 2 एटम्स थे, यहाँ पर 3 एटम्स हैं, यहाँ पर 4 एटम्स हैं, यहाँ पर 5 एटम्स हैं। हाइड्रोजन के 4 एटम्स किधर 10 एटम्स आ गए। मिसाल के तौर पर ये मुर्गी का अंडा है, ये शुतुरमुर्ग का अंडा है, ऑस्ट्रिच का अंडा है, ठीक है ना। ये इसका जो सा ये जल्दी से उबल जाएगा, यानी इसका बॉइलिंग पॉइंट जो सा होगा वो क्या होगा, कम। जबकि ये जो सा है ये शुतुरमुर्ग ऑस्ट्रिच का अंडा है जो कि 50 अंडों के बराबर होता है मुर्गी के, ठीक है ना। इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट जो सा होगा इससे भी डबल होगा, ठीक है ना। यानी कि बढ़ता जा रहा है। आप ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे मॉलिक्यूल का साइज़ बढ़ता जा रहा है उसी लिहाज से ही बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों ही तब्दील होते जा रहे हैं। और बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या है कि फ़िज़िकल प्रॉपर्टी की बात कर रहा है इधर, फ़िज़िकल प्रॉपर्टी की बात कर रहा है इधर, फ़िज़िकल प्रॉपर्टी की बात कर रहा है इधर। बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या है कि ये फ़िज़िकल प्रॉपर्टी की बात कर रहा है इधर। बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या है, ये फ़िज़िकल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। यानी कि फ़िज़िकल प्रॉपर्टी जो सी है वो हर मॉलिक्यूल के साथ बढ़ती चेंज होती जा रही है। जैसे जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे मॉलिक्यूल के साइज़ के साथ साथ ही मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ते जा रहे हैं।
ठीक है ना। यानी कि मॉलिक्यूलर साइज जितना ज़्यादा होता जाएगा वैसे वैसे ही बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट बढ़ते जाएंगे। और बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट का ताल्लुक किसके साथ है? फिजिकल प्रॉपर्टी के साथ। और हम कह सकते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टी जो सी हैं इसमें ये चेंज होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है, चेंज होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो सी केमिकल प्रॉपर्टी है ड्यू टू फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर सेम है। फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर सेम है, यानी कि हर एक प्रोटीन के हर एक प्रोटीन की होमोलोगस सीरीज़ में जितने भी कंपाउंड्स आ रहे हैं हर एक कंपाउंड के पास डबल बॉन्ड मौजूद है। और डबल बॉन्ड मौजूद होने की वजह से इसका मतलब क्या है? उसका फंक्शनल ग्रुप यानी कि वो फंक्शनल ग्रुप उसका सेम होने की वजह से उसकी केमिकल प्रॉपर्टी जो सी है वो सेम ही रहती है। यानी कि अल्कीन जोन सा है, अल्कीन है वो जोन सी भी अल्कीन के जितनी भी होमोलोगस सीरीज़ में मौजूद कंपाउंड्स हैं जब वो किसी रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करते हैं, दो कंपाउंड्स सारे के सारे कंपाउंड्स मिथीन, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नोनिन, डीकीन, ठीक है ना। सारे के सारे कंपाउंड्स जितने भी कंपाउंड्स हैं वो इस एक रिएक्टेंट के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो सेम ही प्रोडक्ट्स देंगे, क्योंकि वहाँ पर फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर है वो सेम है, एक ही सेम ही प्रोडक्ट देंगे यहाँ पर। यानी कि एक इथीन है जब वो किसी रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करेगा तो जो सा प्रोडक्ट आएगा वो भी सेम आएगा। प्रोपीन है, प्रोपीन जब किसी रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करेगा तो वो भी प्रोडक्ट देगा, वो भी सेम ही देगा। इसी तरीके से ब्यूटीन है, जब वो किसी रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करेगा तो उस जो सा प्रोडक्ट देगा वो भी सेम ही देगा। पेंटीन है, पेंटीन जब किसी रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करेगा तो वो जो सा प्रोडक्ट देगा वो भी सेम ही देगा। फिर इसी तरीके से ऐसे ऐसे करके प्रोडक्ट जोन से थे वो सारे के सारे होमोलोगस सीरीज अल्कीन्स की भी सेम ही, यानी कि फंक्शनल ग्रुप सेम होने की वजह से केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो जाती है। लेकिन मॉलिक्यूलर साइज बढ़ने की वजह से फिजिकल प्रॉपर्टी हर बार चेंज हो जा रही है। ठीक है, ये मेरी बात याद रखना। ये है जी हमारा अल्कीन्स का थोड़ा बहुत फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कीन्स के बारे में बता दिया और प्रोपेशन ऑफ अल्कीन्स के बारे में बता दिया। और अगर कोई टेंशन हो, कोई मसला हो तो बता देना, ठीक है ना। और मेरी वीडियोस के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद होते हैं, ठीक है, पार्ट 1 के, पार्ट 2 के, पार्ट 3 के, वो भी ज़रूर देखा करें। ऐसे लाइन वाइज होते हैं, ये पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 है, ये पार्ट 3 है, ये पार्ट 4 है, ये पार्ट 5 है, ये पार्ट 6 है, पार्ट 7 पार्ट, इस तरीके से मैंने पार्ट्स बनाए हुए हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर, वो भी लाजमी देखा करें। और अगर आपको नहीं समझ आती है मेरी तो मुझे कह दिया करें नहीं समझ आई, ठीक है ना, तो मैं दोबारा वीडियो बना सकता हूँ। ओके, गुड बाय। और अगर समझ आ गई हो तो सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी कर देना।